आज की वीडियो में बात करेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और उसका स्कोप क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि कंप्लीट बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड को समझना होगा। दो वर्ड हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, यानी कि इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक्स वर्ड तो है ही। तो सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्री क्या होती है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है या मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है गुड्स को, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करना इंडस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री या फिर शुगर इंडस्ट्री, यानी कि गन्ने से चीनी बना दी जाती है, इस तरह से कपास से कपड़ा बनता है। तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जो होता है उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो होता है इंडस्ट्री। अब इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स मेक चॉइसेस टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज। कि इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से लोग जो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम हैं, स्केयर हैं, उन्हें किस तरह से एलोकेट करें, बांटें कि उनकी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। उसी के साथ साथ जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और सोसाइटी को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को एक बार फिर समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स मेक चॉइसेस टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो सोसाइटी क्या चाहती है कि उसके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो अचीव हो जाएं। प्रोड्यूसर चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कंज्यूमर चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो यानी कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो स्केयर हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है, और उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करना, उन्हें एलोकेट करना कि सबकी जो भी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो पूरी हो जाएं, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल जाए, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाए और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं। तो इन सबको इकट्ठे करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। और इकोनॉमिक्स में हम इस सभी के बारे में स्टडी करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में किस तरह से हम प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडस्ट्री में जहाँ पर गुड्स जो थी, रॉ मटेरियल जो था वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा था। इकोनॉमिक्स में हम सीख रहे थे कि स्केयर रिसोर्सेज जो हैं, जो कम है, उन्हें सही तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में दोनों को ऐड कर देना है। इंडस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इट इज़ ए डिस्टिंक्टिव ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की ही एक ये ब्रांच है विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्रीज। तो जो इकोनॉमिक्स है वो तो कंप्लीट ओवरऑल स्टडी करेगी कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो फर्म और इंडस्ट्री से रिलेट करती हैं। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है फर्म्स की, इंडस्ट्रीज की, उस सब के बारे में बात की जाएगी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। और एंड देयर रिलेशनशिप विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ वो किस तरह से रिलेट कर सकती हैं। इट हैज़ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट। इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में माइक्रो एस्पेक्ट यानी कि छोटे लेवल पर जो एस्पेक्ट है, या कोई बड़ा लेवल है, मैक्रो लेवल है, वो दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। किस तरह से? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। जो हमने अभी बात की फर्म्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, या जो मार्केट है उसमें जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के बारे में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। इट लुक्स एट फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस। सभी तरह की फर्म इसमें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो लोकल कॉर्नर की शॉप हो या फिर एमएनसीज हो, मल्टीनेशनल जाइंट्स हो। यानी कि छोटे से छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर कोई एक छोटी दुकान है, या फिर बड़े से बड़े लेवल पर कोई एमएनसी है, सभी के बारे में बात की जाती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में। और यही इसका उद्देश्य है कि जो प्रॉब्लम्स है मार्केट की,
फर्म्स की, बिजनेसेस की, उसे सोल्व किस तरह से किया जाए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड भी कहते हैं, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये थी बात कि इंडस्ट्री क्या है, उसके बाद हमने बात की इकोनॉमिक्स क्या है, फिर दोनों को हमने ऐड किया और हमने फाइंड किया कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्या है। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि फर्म्स और इंडस्ट्रीज की जो प्रॉब्लम है उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और इसमें माइक्रो एस्पेक्ट भी आता है, मैक्रो एस्पेक्ट भी आता है, एक लोकल छोटी कॉर्नर शॉप से लेकर एमएनसी मल्टीनेशनल जायंट्स तक सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। तो अब बारी आती है कि हमें नीड क्यों पड़ी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फॉलोइंग इशू। कुछ इशू की जो हमें अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के आने से हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। सबसे पहले है द लेवल एट विच कैपेसिटी, आउटपुट एंड प्राइजेस आर सेट, कि कौन से प्राइस पर हमें गुड्स को बेचना है, कितनी कैपेसिटी हमें मेंटेन करनी है, कितना आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये सब की पहले नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में जब इंडस्ट्री में इकोनॉमिक्स ऐड हुई तो हमें इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट भी मिल गए और इंडस्ट्री के एस्पेक्ट भी मिल गए, जिससे कि हम फॉर एग्जांपल कि किस तरह से कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए ताकि लोग सेटिस्फाई रह सकें। यानी कि कॉस्ट कम होगी तो जो गुड्स होंगी, फिनिश्ड गुड्स, उनकी भी जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि लोग भी खुश हो जाएंगे, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या टोटल इकोनॉमिक्स जब इंडस्ट्री में ऐड हुई तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। सेकंड वन इज द एक्सटेंट दैट प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। तो किस तरह से एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखे, ये भी हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की स्टडी के बाद ही पता चला। हाउ मच फर्म्स इन्वेस्टेड इन R&D। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फर्म्स जो हैं वो कितना इन्वेस्ट करें, किस तरह से इन्वेस्ट करें, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा R&D कर पाएँ। और हम जानते हैं कि R&D के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक नई इनोवेशन नहीं होगी कोई भी देश ग्रो नहीं कर पाएगा। तो R&D पर किस तरह से फर्म खर्चा करें, ये भी हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स सिखाती है। एंड लास्ट वन इज हाउ एंड वाई फर्म एडवर्टाइज। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्म्स किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करें या फिर क्यों करें, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी हमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स ने ही सिखाया है। तो ये थी 4 नीड्स। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आ गई, हमने पता कर लिया इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमने देखा उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब नेक्स्ट बनाता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फर्स्ट वन इज अचीविंग द टारगेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक जो कंट्री है, जो देश है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। चाहे वो इंडिया की बात हो, चाइना की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, हर देश के लिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रीज के बिना पॉसिबल नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करना इसके अंदर आएगा। सेकंड वन इज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट एटसेट्रा। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं ताकि प्रोड्यूसर को कम से कम मेहनत करनी पड़े रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल पर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं या फिर इंडस्ट्री का क्लाइमेट क्या है आसपास का। तो ये सभी चीज़ें भी इसमें आती हैं। तो ये है बात ऑब्जेक्टिव की। अब नेक्स्ट वन आता है स्कोप क्या है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस तरह से कम कॉस्ट में प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, यानी कि उसे एफिशिएंट होना चाहिए प्रोड्यूसर को, ताकि जो कॉस्ट है वो कम रह सके और उसका प्रॉफिट भी बन पाए और कंज्यूमर्स को लो रेट पर फिनिश्ड गुड्स मिल पाए, जिससे कि उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन में यानी कि आसपास के जो फैक्टर हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेबर वगैरह है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो सेकंड स्कोप जो है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का वो है इंडस्ट्री की लोकेशन किस तरह से है,
लोकेशन आसपास की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के साथ साथ लेबर वगैरह क्या है, किस तरह से है, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस में आएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है 1 ईयर के लिए, मीडियम टर्म अप टू 3 ईयर, और 3 ईयर्स के बाद हो जाता है लॉन्ग टर्म। तो फाइनेंस की ज़रूरत हमेशा से रही है, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस में हम फाइनेंस किस तरह से हो सकता है, यानी कि पैसों का प्रबंध किस तरह से होगा, वो चीज़ आ जाएगी। फोर्थ वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉफिट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर प्रॉफिट परफॉर्मेंस किस तरह से, यानी कि प्रॉफिट किस तरह से आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह का यूज हम कर लेते हैं कि प्रॉफिट की परफॉर्मेंस कैसे, हमारी फर्म अच्छे से काम कर रही है या नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सच्चाई बता देंगी हमारी फर्म की। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट को एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रॉफिट हो सकता है कि हमारा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बढ़ता रहे, लेकिन हमें ये जानना होगा कि क्या वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो बिजनेस की एक्टिविटी से ही आ रहा है या अदर एक्टिविटी से ज़्यादा आ रहा है, या फिर हो सकता है बिजनेस की एक्टिविटी से आ रहा हो लेकिन जो हमारी सेल है वो कैश से ज़्यादा क्रेडिट में हो रही हो। लेकिन अगर क्रेडिट सेल ज़्यादा होगी तो डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। लेकिन हमें रियलिटी चेक करनी चाहिए कि जो डेटर्स हैं उनसे रिलाइज भी हो रहा है या नहीं, वरना जो हमारा कैश सेल है वो कम होता जाएगा, क्रेडिट सेल ज़्यादा होता जाएगा, तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को एनालाइज करना भी इसकी के स्कोप में आएगा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट को एनालाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस तरह से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी जो कंज्यूमर है उसको फिनिश्ड गुड्स कम रेट पर प्रोवाइड कर पाएगा प्रोड्यूसर। अब कम कॉस्ट में अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो वो अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमम कर पाएगा, और कंज्यूमर को जब कम रेट पर गुड्स मिलेंगी, क्योंकि कॉस्ट कम है तो उसे कम रेट पर गुड्स मिलेंगी कंज्यूमर को, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो भी अचीव हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स कंप्लीटली अटैच हो गई इंडस्ट्री के साथ। तो नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग थ्योरी। अब जो प्राइसिंग थ्योरी है, डिमांड वगैरह की थ्योरी, ये भी इकोनॉमिक्स का ही एस्पेक्ट है। तो प्राइसिंग थ्योरी में हम देखेंगे कि हम प्राइस को कहाँ पर सेट करें कि डिमांड का जो लेवल है वो सस्टेन रह जाए, यानी कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में रूल होता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस थ्योरी में हम ये चेक करेंगे कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी जहाँ पर प्राइस है उसे क्या सेट करें, कुछ जो मार्केट वगैरह है वो बैलेंस रहे, यानी कि डिमांड भी बनी रहे और कंज्यूमर को उसका सेटिस्फैक्शन भी मिल जाए और प्रोड्यूसर को उसका प्रॉफिट भी मिल जाए। तो नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में या फर्म में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, वो एक ही जगह पर ना करें बल्कि अलग अलग जगह पर करें, क्योंकि हो सकता है कि इंडस्ट्री ना चले तो हमें लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए एक ही जगह पर इन्वेस्ट ना करके जब हम अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके स्कोप में। तो ये थे 8 पॉइंट स्कोप के। नेक्स्ट वन की बात करें तो वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर 1 इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना है तो उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए। तो इकोनॉमिक्स है इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स, इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस हो गई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना। सेकंड वन इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो जब लोगों का रोजगार मिलेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। इसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो टोटल कंट्री की नेशनल इनकम है बाय में पॉपुलेशन, यानी कि जो टोटल कंट्री की टोटल इनकम है, नेशनल इनकम है, उसे जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी जब लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज होने में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का महत्व है। एंड थर्ड वन इज राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन होगी। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो नई इंडस्ट्रीज भी लगेंगी और जो ओवरऑल कंट्री है, इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट वन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बीओपी। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जब इंपोर्ट किसी देश के ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाता है
तो बीओपी का बैलेंस नेगेटिव होता है, यानी कि वो देश एक तरह से कर्जे में है, क्योंकि इंपोर्ट वो ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। लेकिन अगर किसी देश में इंडस्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज के लगने से क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब देश में प्रोडक्शन हो रहा है तो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो जो बैलेंस है, बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो नॉर्मल हो जाएगा, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट। तो एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट किस तरह से होगी, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इम्प्रूव होगा, जिससे कि नई नई इनोवेशन भी होंगी। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसे भी फायदा होगा, क्योंकि उसे भी नई नई इनोवेशन मिलेंगी, स्ट्रक्चर्स वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा होगा और वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। तो ये था टॉपिक आज का। मीनिंग की बात की कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बना, इंडस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, दोनों के मीनिंग की बात कर ली। उसके बाद हमने बात की किसकी नीड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद बात की इसका स्कोप क्या है, और उसके बाद लास्ट में बात की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पब्लिक सेक्टर क्या होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।